हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल का पेपर जो कि 26 सितंबर 2019 को कंडक्ट हुआ था। और हम आज इसका सेकंड शिफ्ट का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि जो 26 सितंबर 2019 को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके सभी पार्ट्स यूट्यूब पर अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, हमें क्या गिवन है। हमें एक कॉइल गिवन है जिसमें 360 टर्न्स हैं, ठीक है, और जो उसको लिंक किया गया है 200 माइक्रोवेबर की फ्लक्स से, ठीक है। और फ्लक्स जो है वो रिवर्स होता है 0.01 सेकेंड के अंतराल में। तो हमें बताना है कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कॉइल के अंदर वो कितना होगा, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा जो इसमें फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा E इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी। हम इस फॉर्मूले का इसमें यूज़ करने वाले हैं। इस फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज़ करके हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट एक यूज़ करना है हमें। इसमें जो 200 माइक्रोवेबर का फ्लक्स है ये रिवर्स हो रहा है कितने में, 0.01 सेकेंड में क्या कर रहा है, रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 200 माइक्रोवेबर फ्लक्स है ये रिवर्स हो रहा है, यानी कि अगर हम वेवफॉर्म के थ्रू इसको देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो फ्लक्स है वो 200 वेबर है, माइक्रोवेबर है, ठीक है। और जब हम इस तरीके से इसको कंसीडर करेंगे, ये तो प्लस का 200 हो गया तो हमें माइनस का 200 माइक्रोवेबर और कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ओवरऑल फ्लक्स है, ओवरऑल फ्लक्स कितना हो जाएगा। अगर हम ओवरऑल फ्लक्स की रेंज की बात करें तो जो टोटल फ्लक्स होगा 200 प्लस 200 दैट इज 400 माइक्रोवेबर। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब फ्लक्स रिवर्स करेगा तो इसकी नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, और जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 प्लस 200 दैट इज द 400 माइक्रोवेबर, ठीक है। तो हमारे पास जो ओवरऑल फ्लक्स है, जो सही फ्लक्स है वो कितना आ गया, जो फ्लक्स की रेंज है वो आ गई है 400 माइक्रोवेबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बस सिंपली इस फॉर्मूले में चीज़ों को रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एन हमारे पास कितना है, 360 गिवन है हमें एन, और हमने फाई कितना कैलकुलेट किया है 400 इंटू 10⁻⁻6, और अपॉन में कितना बचेगा, टी कितना है 0.01, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे ये 10⁻⁻6 है, 3 जीरो चले जाएंगे और 10⁻³ बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और 36 चौको कितना होता है 144, ठीक है। और 144 अपॉन में कितना आ जाएगा 0.01, ठीक है। और ऊपर कितना है 10⁻³ बचा यहाँ पर, ठीक है। और जब 10⁻³ जब नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 1000 से जब नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 144, जब 1000 से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल हमारे पास 10 बचेगा, ठीक है। तो फाइनल यहाँ से कितना आ जाएगा 14.4 वोल्ट। कितना आंसर आ जाएगा 14.4 वोल्ट इज द राइट आंसर, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और जो कोई इस कंसेप्ट का यूज नहीं करेगा, जो ये फ्लक्स का चेंज होने वाला कंसेप्ट है, रिवर्स होने वाला कंसेप्ट है, उसका आंसर शायद डी मैच करे, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमको कंसेप्ट के हिसाब से चलना है, हमको चीज़ों को रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, ये जो क्रीपिंग टर्म है, जो क्रीपिंग टर्म यूज़ किया जाता है वो किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। ये क्रीपिंग इंस्ट्रूमेंट, जो क्रीपिंग टर्म है, ये इंडक्शन टाइप ऑफ एनर्जी मीटर से एसोसिएटेड है, या फिर ये भी बोल सकते हैं इंडक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट से भी एसोसिएटेड है। अब देखते हैं क्रीपिंग बेसिकली होता क्या है। जो क्रीपिंग टर्म हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्रीपिंग बेसिकली होता क्या है। जो क्रीपिंग टर्म है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है एनर्जी मीटर में। क्रीपिंग का जो इफेक्ट देखने को मिलता है इसमें बेसिकली होता क्या है, एट लाइट लोड पर जो मीटर होता है, मीटर
कंटिन्यूसली रजिस्टर यूनिट, यानी कि लाइट लोड पर भी जो मीटर है हमारा वो यूनिट को कंटिन्यूसली बनाता रहता है, उसी को हम क्रीपिंग कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि क्रीपिंग जो एरर होती है, क्रीपिंग एरर, उसको अवॉइड करने के लिए हम कौन सा प्रोविज़न यूज़ करेंगे। तो याद रखिए, क्रीपिंग एरर को हम दो तरीके से कम कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके? सबसे पहला तरीका है, हम क्या करेंगे, एक स्मॉल पीस ऑफ आयरन को अटैच कर देंगे जो डिस्क के एज होते हैं उन पर, यानी कि डिस्क के किनारों पर हम स्मॉल पीस ऑफ आयरन को अटैच कर देंगे। ठीक है, और सेकंड हम क्या करेंगे, सेकेंडली हम इसको अवॉइड करने के लिए हम एक होल को ड्रिल कर देते हैं। ठीक है, होल को ड्रिल कर देते हैं जो कि डायामीट्रिकली अपोजिट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये डिस्क है, डायामेट्रिकली हम दो अपोजिट होल कर देते हैं। ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक मेथड हम एक स्मॉल पीस ऑफ आयरन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एज पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर नहीं, एज यानी कि किनारे पर यूज़ करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये दो मेथड हैं, एक डायामीट्रिकली अपोजिट होल करके और एक स्मॉल पीस ऑफ आयरन का यूज़ करके हम क्रीपिंग एरर को कम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हमसे पूछा गया है कि अगर हम डीसी एक्साइटेशन में चेंज करते हैं सिंक्रोनस मोटर के, तो इससे कौन सी चीज़ अफेक्टेड होगी हमें बताना है। तो याद रखिए, जब भी हम डीसी एक्साइटेशन को चेंज करेंगे तो पावर फैक्टर हमेशा अफेक्टेड होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम। ये हमारा स्टेटर रहा और ये हमने सैलिएंट पोल रोटर ले लिया है। और जैसे कि आपको पता होगा, इसको हम डीसी सप्लाई से एक्साइटेड करते हैं। हमने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी है। ठीक है, तो जब हम इसका जो वोल्टेज है या फिर इसमें जो एक्साइटेशन करंट है, बेसिकली हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो जब वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो IF इंक्रीज करेगी, यानी कि जो एक्साइटेशन है, जब IF इंक्रीज करेगी, जब IF इंक्रीज करेगी तो मोटर क्या है, ओवर एक्साइटेड हो जाएगी। जब मोटर ओवर एक्साइटेड होगी तो उस केस में एक कैपेसिटर की तरह काम करेगी। ठीक है, और अगर IF डिक्रीज करेगा तो ये अंडर एक्साइटेड होगी। फील्ड करंट जब डिक्रीज करेगा तो ये अंडर एक्साइटेड होगी, और जब ये अंडर एक्साइटेड होगी तो अंडर एक्साइटेड केस में ये कैसा, ये एक तरीके से इंडक्टिव लोड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो IF है, या फिर कहें डायरेक्टली बोलें DC सप्लाई है, इनडायरेक्टली बोलें DC सप्लाई है, DC एक्साइटेशन है। यानी कि अगर हम DC एक्साइटेशन को कम ज़्यादा करेंगे तो डायरेक्टली हमारा जो पावर फैक्टर है वो अफेक्टेड रहेगा, वो कम ज़्यादा होगा। अंडर एक्साइटेड में कैपेसिटिव लोड की तरह काम करेगा, यानी कि पावर फैक्टर लीडिंग होगा। ओवर एक्साइटेशन में पावर फैक्टर जो है लीडिंग करेगा, और अंडर एक्साइटेड के केस में पावर फैक्टर जो है लैग करेगा। तो याद रखिएगा, अगर चेंज करते हैं हम DC एक्साइटेशन में तो सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर है वो भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस तरीके का और कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को पैरेलल रखते हैं किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो आपको पता होना चाहिए, लॉरेंज लॉ होता है, एक लॉरेंज फोर्स होता है, उस फोर्स का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, F = BIL sin थीटा। ठीक है, तो ये लॉरेंज फोर्स का वैल्यू होता है। मैं थोड़ा सा एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि ये N पोल है और ये रहा हमारा S पोल। ठीक है, और इसके बीच में हमने कोई कंडक्टर रखा हुआ है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ इस तरीके से पास हो रही है N2S। ठीक है, अब देखिए, अगर ये कंडक्टर कोई पर्टिकुलर एंगल बनाता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस से, वही एंगल यहाँ पर होता है। लेकिन इसमें बोला क्या गया है, जो कंडक्टर है वो पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो पैरेलल का मतलब समझते हैं, पैरेलल का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो कंडक्टर है वो कंडक्टर कुछ इस तरीके से रखा गया है, पैरेलल है। तो आप बताइए कितना एंगल बनेगा कंडक्टर का। कंडक्टर का एंगल जो मैग्नेटिक फील्ड है
उससे 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और जैसे ही हम साइन 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होगी। तो फाइनली जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, फाइनली जो फोर्स है वो 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, हमसे पूछा गया है कि किस तरीके का ट्रांसफार्मर हम यूजुअली यूज़ करते हैं जो कि माउंटेड होता है पोल प्लिंच पर। तो आप सभी को पता होगा जो पोल प्लिंच है यानी कि जो पोल का चबूतरा होता है, प्लिंच का मतलब चबूतरा होता है, तो जो पोल प्लिंच के लिए हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं वो हमेशा होता है डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। कैसा ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पर जो कंडक्टर हम टाइड करते हैं यानी कस देते हैं किन्हीं दो सपोर्ट्स के बीच में, ठीक है, तो उस वायर के अंदर कैटेनरी का शेप आता है। ये कैटेनरी का शेप किस कारण से आता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। जो सैग होता है, सैग के कारण ही कैटेनरी का शेप देखने को मिलता है हमें। अब देखिए, आपने ट्रैक्शन सिस्टम में देखा होगा, इसको ट्रैक्शन सिस्टम से बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए ये दो पोल हैं हमारे जो कि रेलवे में यूज़ किए गए हैं, ट्रैक्शन सिस्टम में यूज़ किए गए हैं। ये जो वायर है जिसको आप झूलता हुआ देख रहे हैं जिसमें काफ़ी सैग है, ये कौन सा वायर है, इसी को हम कहते हैं कैटेनरी वायर, ठीक है, इसी को हम कैटेनरी वायर कहते हैं। और इससे हम ड्रॉपर को लगाते हैं, ठीक है, और ड्रॉपर से ही हम कनेक्ट करते हैं मेन कंडक्टर को जिसमें सप्लाई भी होती है, ठीक है। तो जो कैटेनरी का शेप है, ये शेप किस कारण से होता है आप देख सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सैग देखने को मिलता है जबकि कॉन्टैक्ट वायर में बिल्कुल भी सैग नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हमसे पूछा गया है जो टॉर्क एंगल होता है 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में वो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में जो टॉर्क एंगल होता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, इसका हम थोड़ा सा फिगर बनाएंगे, कोशिश करेंगे इसको अच्छे से समझने की। ये स्टेटर हो गया, इसके अंदर हमने कुछ इस तरीके से रोटर बनाया है, सैलिएंट पोल, ठीक है। तो हमें पता है कि इनिशियली नॉर्मल केस में जो एंगल होता है रोटर और स्टेटर के बीच का, ठीक है, स्टेटर और रोटर के बीच का जो एंगल होता है इसको डेल बोलते हैं। डेल इज द एंगल बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, ठीक है। जो डेल एंगल होता है स्टेटर और रोटर के बीच का, तो इस एंगल का क्या होता है, जैसे ही लोड इंक्रीज करेगा, जैसे ही लोड इंक्रीज करता है, एज लोड इंक्रीजेज, तो ये डेल है, डेल की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। जैसे ही लोड इंक्रीज करेगा, जैसे ही रोटर पे लोड इंक्रीज करेगा, तो जो डेल का एंगल है यानी कि जो एंगल बिटवीन स्टेटर एंड रोटर है ये भी इंक्रीज कर जाएगा। इन दोनों के बीच में कुछ गैप आ जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और अगर लोड हम कम करेंगे तो नॉर्मली डेल भी कम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने लोड बढ़ा के कम कर दिया, तो फाइनली यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें कि जो ओवरऑल लोड है, लोड पर ही डेल का वैल्यू है जो वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। डेल का वैल्यू जो है लोड पर ही डिपेंड कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो टॉर्क एंगल होता है वो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में डिपेंड करता है किस पर, लोड पर, ठीक है। यहाँ पर जो डेल है ये टॉर्क एंगल है, इसको हम टॉर्क एंगल भी कहते हैं, ठीक है। और टॉर्क एंगल ही वो एंगल होता है जो स्टेटर और रोटर के बीच का एंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हमें बताना है कि जो कंडेंसर के लिए इनपुट आता है, इनपुट फॉर कंडेंसर इन ए स्टीम पावर प्लांट कम्स फ्रॉम, यानी कि जो कंडेंसर में इनपुट आता है किसमें, थर्मल पावर प्लांट में या स्टीम पावर प्लांट में, वो कहाँ से आता है, ठीक है। तो हमें कंडेंसर का इनपुट बताना है। तो याद रखिए जो डी ऑप्शन है टरबाइन, टरबाइन में जैसे ही हम स्टीम का यूटिलाइज कर लेते हैं उसके बाद स्टीम सबसे पहले कहाँ पर जाता है, सबसे पहले कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में कंडेंस होता है, ठीक है, और लिक्विड को जो लिक्विड फॉर्म निकलता है उसको वापस हम भेज देते हैं मोटर के थ्रू बॉयलर में, ठीक है। तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन नंबर
3D हो जाएगा, दैट इज अ टरबाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, हमें बताना है कि निम्न में से कौन सी लैंप को हम यूज़ करते हैं, किस तरीके की लैंप को यूज़ करते हैं हम एज अ साइन और इंडिकेटर लैंप, एक साइन और इंडिकेटर लैंप की तरह है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो नियॉन लैंप होती है, हम नियॉन लैंप को यूज़ करते हैं एज अ साइन और इंडिकेटर लैंप की तरह। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपने देखा होगा आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी का जो इंडिकेशन देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नियॉन लैंप का, जो जलते रहते हैं थोड़े थोड़े से। ठीक है, और जो टेस्टर यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी का पता लगाने के लिए, उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, नियॉन लैंप का यूज़ करते हैं। उसमें जो LED लगी रहती है उसको नियॉन लैंप ही कहते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, हमें बताना है अगर किसी ट्रांसफॉर्मर में N1 और N2 का रेशियो कितना है, 1:1 है, तो ट्रांसफॉर्मर कौन सा होगा। तो इस ट्रांसफॉर्मर को हम कहते हैं आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जिस ट्रांसफॉर्मर में टर्न इक्वल होते हैं उसका वोल्टेज भी इक्वल हो जाता है, करंट भी लगभग इक्वली फ्लो होती है, तो फाइनली उस ट्रांसफॉर्मर को हम क्या कहते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, हमसे पूछा गया है जो इंडोर लाइटनिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जो इंडोर लाइटनिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं उसमें जो रेंज होती है स्पेस और हाइट के रेशियो की वो कितनी होती है। तो याद रखिए, इंडोर लाइटिंग सिस्टम में जो स्पेस हाइट रेशियो की रेंज होती है वो होती है 0.5। ठीक है, ये टिपिकल डेटा है, इसको क्रैम करना पड़ता है, इसको याद ही करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द 1:2, दैट इज द 0.5। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मोटर है जिसको कनेक्ट किया जा सकता है सिंगल फेज AC सप्लाई से। तो DC सीरीज मोटर है, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं सिंगल फेज AC सप्लाई से। इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अफेक्टेड होती है, जब हम DC सीरीज मोटर को AC से सप्लाई देते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अफेक्टेड होती है। ठीक है, उसके लिए हम कंपनसेटिंग या कम्यूटेटिंग बाइंडिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी मोटर यूज़ हम करते हैं डोमेस्टिक मिक्सर में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो यूनिवर्सल मोटर होती है हम इसको डोमेस्टिक मिक्सर में यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 हमसे पूछा गया है द अर्बन सर्विसेज टाइम स्पीड कर्व हैज़ नो, यानी कि जो अर्बन सर्विसेज का टाइम स्पीड कर्व होता है या स्पीड टाइम कर्व होता है उसमें क्या नहीं होता है हमें बताना है। तो उसमें जो है फ्री रनिंग पीरियड जो होता है वो अवेलेबल होता है। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आता है। यहाँ से एक्सीलरेशन होता है कंटिन्यूसली। ठीक है, एक पॉइंट पर क्या होता है, सीधे कॉस्टिंग हो जाती है, सप्लाई से मोटर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो ये कॉस्टिंग का रहा। और कॉस्टिंग के बाद सीधा हम रिटार्डेशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको हम रिटार्डेशन या फिर ब्रेकिंग कहते हैं। ये क्या है, इस पॉइंट को रिटार्डेशन और ब्रेकिंग कहते हैं। ये कॉस्टिंग है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर एक्सीलरेशन है, और यहाँ पर इस एक्सिस पर टाइम होता है, इस एक्सिस पर स्पीड होती है। और क्वेश्चन अभी पूछा गया था हाल ही में कि जो स्पीड और टाइम है इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं। जो टाइम होता है वो सेकंड में होता है और स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर में होती है। ठीक है, अभी हाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है और टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 का ए हो जाएगा। जो अर्बन सर्विसेज में टाइम स्पीड कर्व होता है उसमें फ्री रनिंग टाइम अब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सी टाइप की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जो ऑपरेट होती है सबसे बढ़िया पावर फैक्टर पर, बेटर पावर फैक्टर पर कौन सी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट होती है। तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर जो है बेहतर पावर फैक्टर पर ऑपरेट होती है। ठीक है, अगर इसका आप अरेंजमेंट देखना चाहते हैं तो ये रोटर हो गया,
ये मेन वाइंडिंग, ये यहाँ पर ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और यहाँ पर रनिंग कैपेसिटर हम यूज़ किए हैं, ठीक है। और इसी के साथ में हम स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज़ करते हैं, और इसी के साथ में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है यहाँ पर, ठीक है। और इस साइड हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। सिंगल फेज हमने सप्लाई यहाँ अप्लाई करी है, सिंगल फेज सप्लाई, ठीक है। हमने यहाँ से सप्लाई दी, जैसे ही हम इसमें सप्लाई देंगे इसमें ओवरऑल आई करंट फ्लो होगा, इस साइड आई एस करंट जाएगा और इस साइड जो करंट जाएगा वो आई एम करंट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। और अगर कैपेसिटर की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू सी आर है यानी कि रनिंग कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू सी एस है यानी कि स्टार्टिंग कैपेसिटर है। अगर वाइंडिंग की बात करें तो ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग भी बोल सकते हैं, और ये कैसी है, ये मेन वाइंडिंग है। ये वाली वाइंडिंग कैसी है, ये वाली वाइंडिंग मेन वाइंडिंग है, ठीक है। अब इसमें एसएससी में अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि कम से कम कितने कैपेसिटर की नीड होती है, कितने कैपेसिटर की नीड होती है सिंगल फेज जो अपनी कैपेसिटर रन मोटर होती है उसको ऑपरेट करने के लिए कम से कम कितने कैपेसिटर की नीड होती है। तो उसका जो सही आंसर था वो था केवल एक कैपेसिटर। अब ये कैसे था मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पर अगर आप, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। पहले तो हम टॉर्क देखेंगे। जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एम और आई एस और इन दोनों के बीच का साइन एंगल, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू है, अब यहाँ से आप देखेंगे अगर हम सी आर और सी एस का इक्विवेलेंट निकालें, अगर हम इसको सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सी इक्विवेलेंट इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि इनकी जो इंडिविजुअल वैल्यू है उस वैल्यू से तो सी इक्विवेलेंट ज़्यादा आएगा। और अगर सी इक्विवेलेंट ज़्यादा आया तो क्या होगा, 1/ओमेगा सी होता है एक्स सी का वैल्यू, सी इक्विवेलेंट। अगर यहाँ से सी इक्विवेलेंट इंक्रीज कर गया तो यहाँ से जो ओवरऑल रिएक्टेंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर रिएक्टेंस कम होता है तो इसका इफेक्ट स्टार्टिंग जो करंट है उस पर क्या पड़ेगा उसको हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग करंट कितना होगा, V/XC। अगर यहाँ से XC डिक्रीज करेगा, अगर यहाँ से XC डिक्रीज करेगा तो IS का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, और अगर IS का वैल्यू इंक्रीज कर गया तो ओवरऑल स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों कैपेसिटर के प्रोविज़न से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये होती है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर अब हम एक ही कैपेसिटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम एक ही कैपेसिटर लेते हैं तो उस केस में जो है स्टार्टिंग टॉर्क कम मिलेगा हमें, लेकिन मोटर फर्दर मूव करेगी, मोटर रन करेगी, बिल्कुल सही तरीके से रन करेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम रहेगी, हमें स्टार्टिंग टॉर्क कम मिलेगा क्योंकि सी की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, एक्स कम नहीं होगा और यहाँ से आई एस इंक्रीज नहीं करेगा। तो नॉर्मली ये जैसा चल रहा है एक तरीके से कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की तरह काम करेगी, या फिर परमानेंट कैपेसिटर, अगर हम कैपेसिटर को परमानेंट कर देंगे तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर की तरह भी काम करेगी। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हम एक कैपेसिटर के बलबूते पर भी इस मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं, बस शर्तें हम इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाएंगे कि हमें टॉर्क मैक्सिमम मिले, हमें टॉर्क स्टार्टिंग कम मिलेगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, हमसे पूछा गया है जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में, ठीक है, तो जो डीसी वोल्टेज होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। डीसी वोल्टेज के बाद यहाँ पर डैश लगा हुआ है, बात खत्म नहीं हुई, ठीक है। जब हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं डीसी सप्लाई या डीसी वोल्टेज के अक्रॉस तो कौन सा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो चार्ज रहेगा प्रत्येक कैपेसिटर में वो हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा सीरीज के केस में, और सेम करंट फ्लो होगी प्रत्येक कैपेसिटर में, ठीक है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट तो सेम रहनी ही है, तो सेम करंट भी फ्लो होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपका एक मोटा मोटा अच्छा सा आइडिया लग जाए। हमने दो कैपेसिटर को कंसीडर किया है, एक की वैल्यू है 2 फैरड और एक की वैल्यू है 3 फैरड, ठीक है, और हमने इसको एक 5 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। मैंने ऐसे ही कुछ अल्टरनेट क्वेश्चन मान लिया है, ठीक है। अगर हम इसमें वोल्टेज देखेंगे, अगर हम 5 वोल्ट को देखें इन दोनों के अक्रॉस कितना कितना वोल्टेज होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा जब हम 2 फैरड के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 3/5। तो अगर 2 फैरड के अक्रॉस हम वोल्टेज देखेंगे तो कितना आएगा, 3 वोल्ट आएगा, ठीक है। बचा कितना, 2 वोल्ट। तो बचा हुआ 2 वोल्ट जो है वो
3 फैरेड के एक्रॉस आएगा, ठीक है। तो इन दोनों के एक्रॉस हमने इंडिविजुअल का वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर है 3 वोल्ट और यहाँ पर है कितना, 2 वोल्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है जो चार्ज होता है वो कितना होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = C × V, ठीक है। तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, Q कैलकुलेट करेंगे। तो इसका आप कैपेसिटेंस देखिए, इसका 2 है और इसका जो वोल्टेज है वो कितना है, 3 है, दैट इज द 6 वोल्ट। हमने Q1 निकाला है, यानी कि कैपेसिटर 1 के अक्रॉस जो चार्ज है उसको निकाला है। अब हम Q2 कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अक्रॉस जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, 3, और वोल्टेज कितना है, 2 है। सॉरी, यहाँ पर कूलम होगा क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम होती है, ठीक है। तो Q1 कितना आया, 6 कूलम आया, और Q2 कितना आया, 6 कूलम आया। तो यहाँ से ये चीज़ स्पेसिफाई हो गई है कि चार्ज रहेगा प्रत्येक कैपेसिटर में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने एग्जांपल लिया है, 6 कूलम सेम चार्ज है। और चूंकि हमें पता है कि सर्किट कैसी है, सीरीज सर्किट है, तो सीरीज में से करंट सेम ही फ्लो होता है, चाहे एलिमेंट कोई भी लगा हुआ हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। मैंने इतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। हमें ऑप्शन में 4 टाइप के पावर प्लांट गिवन है। हमें ये बताना है इनमें से कौन सा ऑड है, यानी कि कौन सा अलग है। तो याद रखिए, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो सोलर पावर प्लांट है इसको हम यूज़ करते हैं पीक लोड के लिए। किसके लिए, पीक लोड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बाकी के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन तीनों को हम किसके लिए, बेस लोड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और पीक लोड के लिए हम किसको यूज़ कर सकते हैं, पीक लोड के लिए हम डीजल जनरेटर को भी यूज़ करते हैं, डीजल जनरेटर के लिए। तो बेसिकली जो पीक लोड है और बेस लोड है, इन दोनों के डिफरेंस के बेसिस पर इसमें से ऑड पूछा गया था। तो याद रखिए, सोलर पावर प्लांट को हम पीक लोड के लिए यूज़ करेंगे और बाकी के रिमेनिंग 3 पावर प्लांट हैं इनको हम बेस लोड के लिए यूज़ करते हैं। तो 42 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है। हमें बताना है डैश लैंप आर यूज टू लाइट अप स्पोर्ट स्टेडियम। जो स्पोर्ट स्टेडियम वगैरह होते हैं इनको लाइट अप करने के लिए हम कौन सी लाइट का यूज़ करते हैं, कौन सी लैंप का यूज़ करते हैं। तो याद रखिए, सोडियम वेपर लैंप, इसको हम यूज़ करते हैं स्पोर्ट स्टेडियम में लाइट अप करने के लिए स्टेडियम को, ठीक है। और सोडियम वेपर लैंप को हम स्ट्रीट लाइटनिंग में भी यूज़ करते हैं, स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि कनेक्टेड लाइट लोड एक हाउस से कितना है, 3000 वाट है, ठीक है। और पावर सब सर्किट जो है वो लोड का कितना है, 6000 वाट है। तो बताना है हमें कितने सब सर्किट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो लाइट लोड है, यानी कि जो लाइट लोड यूज़ किया गया है हाउस के लिए वो कितना है, 3000 वाट है, ठीक है। यानी कि पावर सर्किट है। तो किसी भी पावर सर्किट में अगर 3000 वाट से, किसी भी पावर सब सर्किट में अगर 3000 वाट से ज़्यादा की हमें रिक्वायरमेंट हो रही है पावर की, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही 3000 वाट से ज़्यादा की पावर की रिक्वायरमेंट होगी हम सर्किट को सेपरेट कर देंगे, हम सर्किट को 2 भागों में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम किसी भी पर्टिकुलर सब सर्किट में लोड जो है 3000 वाट से ऊपर नहीं जाने देंगे। अब यहाँ पर सब सर्किट का लोड कितना है, 6000 वाट है, यानी कि ओवरऑल जो लोड है वो 6000 वाट है। और हमें पावर सर्किट के केस में जो लोड है वो 3000 वाट से एक्सीड नहीं करने देना है, ठीक है। तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे फाइनली, ठीक है, 3000 जो वाट है उसका एक सर्किट यूज़ करेंगे तो फाइनली 2 सब सर्किट निकल कर आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है यहाँ पर कि हमें जो है सर्किट को 3000 वाट से ज़्यादा लोड नहीं देना है। दैट इज़ द ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हमें 2 सब सर्किट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। जब हमने यहाँ पर देखा कि लोड बहुत ज़्यादा है, 6000 वाट है, तो हमने क्या किया, एक को 3000 वाट में ले लिया और दूसरी सब सर्किट को 3000 वाट में ले लिया। यानी कि पावर वायरिंग में हम किसी भी पावर सब सर्किट का जो लोड है 3000 वाट से अधिक नहीं होने देंगे, ठीक है। यही कंसेप्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है किसकी रिगार्डिंग, न्यूक्लियर पावर प्लांट की रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं मॉडरेटर की तरह, ठीक है, मॉडरेटर की तरह, यानी कि मंदक के रूप में हम ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक सर्कुलर कंडक्टर है जो कैरी कर रहा है करंट को, कितना आई एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है, और इसकी रेडियस, सर्कुलर कंडक्टर की रेडियस आर मीटर है, ठीक है। हमें मैग्नेटाइजेशन फोर्स बताना है सेंटर पर, ठीक है। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो लोग यूनिट पर फोकस नहीं करेंगे वो हो सकता है सी भी लगा दें, क्योंकि सी में केवल डेटा तो पूरा सेम है, बस केवल यूनिट में चेंज करके रखा है। तो आपको बड़े ही आसानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर चीज़ को चेक करना है, और तब आप ऑप्शन में टिक करेंगे। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स होती है, यानी कि जो एच होता है, एच की वैल्यू कितनी होती है, एम्पियर टर्न पर मीटर होता है, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 47 पर मूव कर, क्वेश्चन नंबर 47 हमें गिवन है, हमें बताना है जो फॉर्म फैक्टर है और पीक फैक्टर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बताता है, ठीक है। तो याद रखिए, हमारे पास फॉर्म फैक्टर है और पीक फैक्टर है, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्म फैक्टर कितना होता है, RMS अपॉन एवरेज होता है, और पीक फैक्टर कितना होता है, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू एक ही बात है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में RMS वैल्यू, ठीक है। तो RMS वैल्यू से RMS कट जाएगा, तो फाइनली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना बचेगा, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो जहां पर हमें ऑप्शन मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो, तो ऑप्शन बी हमें मिल गया, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है, कौन सा ऑप्शन हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग का एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा, जो एडी करंट हीटिंग होती है, एडी करंट हीटिंग, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग का एग्जाम्पल कौन है, एडी करंट हीटिंग, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। ये था इंफ्रारेड हीटिंग, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, हमें 4 रिलेशन गिवन है, हमें करेक्ट रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा ट्रांजिस्टर की रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपको पता होगा जो ट्रांजिस्टर की रिगार्डिंग है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि जो IE करंट होता है वो इक्वल होता है IC प्लस IB के, यानी कि IE करंट सबसे ज़्यादा होता है, फिर IC होता है, फिर IB होता है। IE करंट जो है मैक्सिमम, फिर IC, फिर IB, ठीक है। अगर हम बात करें IE इक्वल टू IC प्लस IB की, तो IC की वैल्यू लगभग 95% होती है। हम 5% बेस करंट को लेकर चलते हैं, और मीटर करंट अगर हमारा 100% है, तो इसमें से कलेक्टर करंट कितना 95% रोल प्ले करेगा, और 5% रोल प्ले बेस करंट के द्वारा किया जाएगा। तो फाइनली IE करंट सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, हमें बताना है कि किस तरीके के इंसुलेटर को हम यूज़ करते हैं अप टू द 33 kV तक। हमारे पास ये 4 स्टेटमेंट हैं, पिन इंसुलेटर, रील इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर। हमें बताना है इसमें से किस इंसुलेटर का यूज़ हम 33 kV तक करेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन है, पिन इंसुलेटर, रील इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर और स्ट्रेन इंसुलेटर, ठीक है। तो इनमें से हमें बताना है, ये ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, ABCD के फॉर्मेट में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हमें पता है कि जो पिन इंसुलेटर है और स्ट्रेन इंसुलेटर है, इन दोनों इंसुलेटर को हम यूज़ करते हैं 33 kV तक, ठीक है। और स्ट्रेन इंसुलेटर को हम स्टे इंसुलेटर भी कहते हैं, ठीक है, स्टे इंसुलेटर भी कहते हैं, यानी कि जो स्टे वायर में यूज़ करते हैं उसको भी हम स्ट्रेन इंसुलेटर बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक तरीके से हम देख लेते हैं किस इंसुलेटर को हम कहाँ तक यूज़ करते हैं। पिन इंसुलेटर यूज़ होता है अप टू 33 kV, ठीक है। इसके बाद आता है सस्पेंशन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर
इसको हम यूज़ करते हैं 33 KB से ऊपर, मोर देन 33 KB ऐसा लिखना है, मोर देन 33 KB के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और बाकी की जो साइकिल इंसुलेटर है ये लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं, साइकिल इंसुलेटर, इसको हम यूज़ करते हैं अप टू 11 KB तक, ठीक है। और स्टे इंसुलेटर को हम स्ट्रेन इंसुलेटर भी कहते हैं, और स्टे या स्ट्रेन इंसुलेटर को भी हम जनरली यूज़ कर लेते हैं कहाँ तक, 33 KB तक, ठीक है। 33 KB तक हम स्ट्रेन इंसुलेटर या स्टे इंसुलेटर को यूज़ कर लेते हैं, ये क्वेश्चन में ही मेंशन है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट अच्छे खासे पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाता है, अपलोड करने की प्रॉब्लम होती है और फिर आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर जरूर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फर्दर जितने भी आगे लेक्चर में अपलोड करूँगा उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।